हेना साहब को जो स्वर्ण समाज के लोग समर्थन कर रहे थे वे लोग वोट के ठेकेदार थे, चाटुकार थे। तो अगर अपने आसपास के रहने वाले ठेकेदार जो स्वर्ण समाज के वोट के ठेकेदार बनते हैं, आपकी चाटुकारिता करते हैं, अगर आप 2009, 2024 या 2019 में आप नहीं पहचान पाई तो 2024 में तो आपको हारना ही था। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया पर हमारा यूट्यूब चैनल द सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग पर चलने वाला हमारा नियमित कार्यक्रम परमार की बात। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम 2-3 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। पहली बात यह है कि देश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, दिल्ली में सरकार भी बन गई और सरकार ने अपना काम करना शुरू कर दिया। और इस बार सरकार में मंत्रिमंडल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की सबसे बड़ी संख्या है, यानी बिहार से कुल 8 लोग मंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल संतुलित है और अगर हम काम करने के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार में 2-3 ऐसे मंत्रालय मिले हैं। अगर वे मंत्री ठीक से काम करें तो बिहार का कायाकल्प हो सकता है। दूसरे प्रदेशों को मजदूर उपलब्ध कराने वाला बिहार, रोजगार देने वाला बिहार बन सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हमारे ये मंत्री क्या करते हैं भविष्य में। चिराग पासवान जी को जो मंत्री मिला है वह बिहार का कायाकल्प कर सकता है। वह मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण, इस मंत्रालय में रोजगार की अनेक संभावनाएं हैं, उद्योगों की अनेक संभावनाएं हैं, बस काम करने की जरूरत है। गिरिराज सिंह को जो मंत्रालय मिला है वो भी बिहार के दृष्टिकोण से कुछ इलाके हैं, भागलपुर, सिवान का भी कुछ क्षेत्र है। ये सारे जो टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग, तो छोटे छोटे उद्योग कपड़ा के यहाँ काफी रहे हैं बिहार में, तो इन उद्योगों को पुनर्जीवित करने की संभावना बन सकती है। तीसरा, जो जीतन राम मांझी जी का मंत्रालय है वह मंत्रालय भी सूक्ष्म लघु उद्योगों का है। बिहार में लघु उद्योगों की ही संभावनाएं ज्यादा हैं, सूक्ष्म उद्योगों की ही संभावनाएं ज्यादा हैं। अगर इस मंत्रालय में भी कोई ठीक ठाक से काम किया जाए तो बहुत व्यवस्थित हो सकता है। उसी प्रकार से ललन सिंह जी का जो मंत्रालय है वह मंत्रालय भी पशुपालन है, मत्स्य पालन है, यानी बिहार की बहुत सारे इलाके जहां मत्स्य पालन ही संभावना है, पशुपालन ही संभावना है, इस पर बहुत बेहतर किया जा सकता है। अब गेंद हमारे इन मंत्रियों के पाले में है, ये बिहार के लिए क्या करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा और हमारी नजर भी होगी। अब हम बात करते हैं सिवान की। सिवान में चुनाव परिणाम आने के बाद बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा ये है मीडिया के द्वारा भी और राजनीतिक लोगों के द्वारा भी, निर्दलीय प्रत्याशी हेना साहब को स्वर्ण समाज के लोगों ने धोखा दिया। ये एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है जिससे समाज में खाई बढ़ेगी और समाज में एक तरह से स्वर्ण समाज के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है। स्वर्ण समाज के लोग के बारे में ये कहा जा रहा है कि वह पूरी तरह से हेना साहब को समर्थन कर रहे थे और अंतिम समय में उन्होंने हेना साहब को धोखा दिया। जो भी लोग ये बातें कर रहे हैं वह स्वर्ण समाज को एक तरह से गाली दे रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि किसने कह दिया कि पूरा का पूरा स्वर्ण समाज हेना साहब को समर्थन कर रहा था। हेना साहब को जो स्वर्ण समाज के लोग समर्थन कर रहे थे वे लोग वोट के ठेकेदार थे, चाटुकार थे, जो सही बात हेना साहब तक नहीं पहुंचा रहे थे। अगर हम हेना साहब की चुनावी यात्रा की चर्चा करें तो 2009 से लेकर के 2024 तक के चुनाव में उनके चुनाव प्रबंधन में लगे स्वर्ण समाज के जो लोग थे वे 2009 में भी थे, 2014 में भी थे, 2019 में भी थे, 2024 में ऐसे इक्के दिक्के लोगों की संख्या बढ़ी थी। यानी कुल मिलाकर के हेना साहब के चुनाव प्रबंधन में जो स्वर्ण समाज के लोग लगते हैं उसमें से 90% वही लोग थे जो 2009 में चुनाव उनको हराए, 2014 में हराए, 2019 में हराए और 2024 में भी हरा दिए।
अगर इतने दिनों के कार्यकाल में हेना साहब ने अपने आसपास के चाटुकार स्वर्ण समाज के संबंध में अगर वो पहचान नहीं बना पाई, उनको चिन्हित नहीं कर पाई, तो हेना साहब को किसी भी परिस्थिति में चुनाव के राजनीति में नहीं रहना चाहिए। उन्हें चुनाव का अनुभव नहीं है। ये हमारा परमार मीडिया का स्पष्ट मत है। प्रश्न उठता है कि 2009 में वही स्वर्ण समाज के ठेकेदार चाटुकार आपके साथ थे जो 2014 में भी थे, 2019 में भी थे। 2024 में लगभग आधे दर्जन नए लोग आए थे, बाकी तो सारे के सारे लोग वही थे। तो अगर अपने आसपास के रहने वाले ठेकेदार जो स्वर्ण समाज के वोट के ठेकेदार बनते हैं, आपकी चाटुकारिता करते हैं, अगर आप 2009, 2024 या 2019 में आप नहीं पहचान पाई, तो 2024 में तो आपको हारना ही था, क्योंकि आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे ठेकेदारों को जमावड़ा कर रखा है जो समाज के लिए कोर हैं। समाज उनको नहीं पसंद करती है और आपके वह सुपरस्टार प्रचारक बने हुए हैं। हम बताना चाहेंगे हेना साहब के समर्थकों को, हेना साहब के साथ जो लोग घूम रहे थे उनमें से अधिकांश लोग अपने पंचायत में चुनाव हार गए हैं, हेना साहब को हरा दिए हैं। हेना साहब के सभी स्टार प्रचारक इक्का दुक्का को छोड़ करके वे अपने गांव में और अपने पंचायत में चुनाव हार गए। जो अपने गांव और पंचायत में चुनाव नहीं जीत सकता है वो आपको कैसे एमपी बना देगा? आपके पास समझ नहीं है किन लोगों को रखना चाहिए, किन लोगों को नहीं रखना चाहिए। सोशल मीडिया का प्रबंधन आपका बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन सोशल मीडिया वोट नहीं दिलवाता है। वोट कार्यकर्ता दिलवाता है, जमीन पर काम करने वाला कार्यकर्ता दिलवाता है। और आपके इर्द गिर्द जो लोग घूम रहे थे वो लोग जमीन के नेता नहीं हैं। वो लोग एकदम कुर्ता पैजामा पहन करके टाइट क्रीच लगा करके आपके साथ चलने वाले लोग थे। जमीन पर उनका कोई जुड़ाव नहीं है। जमीन पर जुड़ाव भी है तो उनके आसपास लफुआ टाइप के लोग हैं, जिनके कहने से उनके घर का वोट नहीं मिलता है, वो आपको एमपी बनाने चले थे। आपके सारे स्टार प्रचारक अपने बूथ पर हारे हैं, अपने पंचायत में हारे हैं। नहीं तो क्या कारण है कि 6 विधानसभा में 5 विधानसभा आप बुरी तरह से हार जाती हैं। छठा एक रघुनाथपुर जो आपका गृह विधानसभा है, वहां आप चुनाव जीतती भी हैं, तो गिरते पड़ते लखड़ते हुए आप चुनाव जीतती हैं। रघुनाथपुर विधानसभा में मिला जुला करके 2.5 प्रखंड पड़ते हैं। हसनपुरा के कुछ पंचायत पड़ते हैं, पूरा का पूरा हुसैनगंज प्रखंड पड़ता है और रघुनाथपुर प्रखंड पड़ता है। अगर चुनावी आंकड़ों पर हम गौर करें तो अब रघुनाथपुर प्रखंड के सभी पंचायतों में चुनाव हारी हैं, बुरी तरह से चुनाव हारी हैं। हुसैनगंज में ने आपको जिताया है। अगर हुसैनगंज ने आपको नहीं जिताया होता तो आप सिवान जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों से आप चुनाव हारती। आत्मसमीक्षा की जरूरत है। अगर भविष्य में आप हेना साहब और उनके समर्थकों को लगता है कि दोबारा चुनाव में आना चाहिए, तो फिर आत्ममंथन कीजिए, आत्मसमीक्षा कीजिए कि आपके हार के प्रमुख कारण क्या है। परमार मीडिया के दृष्टिकोण से देखें तो आपके हार का जो सबसे प्रमुख कारण है वह कारण है आपके इर्द गिर्द चाटुकारों का जमावड़ा, वोट के ठेकेदारों का जमावड़ा, जिनका जमीन पर कहीं कोई वजूद नहीं है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है आपके चुनाव प्रबंधन में बाहरी शक्तियों का प्रवेश। आप भले इसे बहुत अच्छा मान रही थी, आपके लोगों को लग रहा था कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, लेकिन सिवान की जनता ने इसको बहुत बारीकी से देखा है, बहुत नजदीक से देखा है कि आपकी पूरी चुनाव प्रबंधन, विशेषकर सोशल मीडिया का प्रबंधन बाहरी एजेंसियां कर रही थी। और बाहरी एजेंसियों को सिवान के जमीन के बारे में बहुत सारी जानकारियां नहीं है। यह भी एक प्रमुख कारण रहा, क्योंकि पूरा का पूरा औरा आपके समर्थन में बन गया था। चारों ओर आप ही की चर्चा हो रही थी। वह सोशल मीडिया के कारण हो रहा था। आपका कुशल चुनावी प्रबंधन अपने समर्थकों की संख्या को वोट में नहीं बदल पाई, क्योंकि आपके साथ जो लोग काम करने वाले लोग थे वह जमीन से नहीं जुड़े थे।
वो आपके इर्द गिर्द घूम रहे थे। नहीं तो क्या कारण है? आपके आसपास रहने वाले सभी के सभी लोग अपने पंचायतों में चुनाव हार गए। आप सिवान के मालवीय नगर में हार गई, रामदेव नगर में हार गई, आप मुखिया संघ के अध्यक्ष के पंचायत में चुनाव हार गई, आप अपने चुनाव एजेंट के पंचायत में चुनाव हार गई, आपके मुख्य सलाहकार प्रोफेसर साहब के गांव में आपको वह वोट नहीं मिला जितना वोट आपको मिलना चाहिए था। यानी कुल मिला जुला करके आपके इर्द गिर्द जो लोग थे वह लोग बुरी तरह से चुनाव हार गए और आपको हरवा दिए। मुझे लगता है कि अब निश्चित रूप से आप समीक्षा कर रही होंगी, नहीं कर रही होंगी तो आप कीजिए, क्योंकि आपका चुनाव प्रबंधन में, आपके चुनाव प्रबंधन में लोकल प्रबंधन, आपकी बाहर से जो एजेंसियां लगी थी उन्होंने बेहतर प्रबंधन किया। अब चुनाव में चारों ओर आप ही दिखाई दे रही थी, लेकिन वो एजेंसियां वोट नहीं गिरवाती हैं। वोट गिरवाने के लिए जो लोग लगे थे वे लोग बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं, और इसी बार नहीं हुए हैं, 2009 में भी हुए थे, 14 में भी हुए थे, 19 में भी हुए थे, इस बार भी हो गए। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था, जामिया वर्ल्ड जैसे सोशल मीडिया ग्रुप का आपके चुनाव में इंटरेस्ट लेना। ये बातें जो सिवान के आम जनता, बहुसंख्यक मतदाताओं के बीच पहुंची, इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हुआ है। आपको लगता होगा कि जामिया वर्ल्ड आपको वर्ल्ड के लेवल पर स्थापित कर देगा, आप अल्पसंख्यक समाज, विशेषकर मुस्लिम समाज में आप बड़ी नेता बन जाएंगे, लेकिन आप जहां काम करती हैं, आप जहां से चुनाव लड़ रही थी, वहां के आम मतदाताओं ने इसको बहुत अच्छा नहीं माना, जिसका परिणाम है कि अंतिम 3 या 4 दिन का जो समय रहा वो आप पर भारी पड़ा। मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मीडिया में 2-3 ऐसे वीडियो आ गए हैं जिस वीडियो के माध्यम से सवर्ण समाज को गाली दी जा रही है। यह कहा जा रहा है कि सवर्ण समाज ने हिना साहब को धोखा दिया। मुझे लगा कि उस वीडियो का जवाब आना चाहिए। हिना साहब को सवर्ण समाज ने धोखा नहीं दिया, हिना साहब को वोट के ठेकेदार चाटुकारों ने धोखा दिया। सवर्ण समाज तो जहां था वहीं रह गया, वह जिसका कोर वोटर था उसके साथ चला गया। आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपको गलतफहमी में डाले हुए थे कि आपके साथ पूरा का पूरा स्वर्ण समाज आ गया है, और आपकी गलती ये थी कि आपने उन्हीं चाटुकारों को स्वर्ण समाज का नेता मान लिया। आपको लगा कि इन्हीं के कहने से स्वर्ण समाज आपको वोट देगा या देता है, ये जिनको कहते हैं उनको वोट देता है। आपने आत्मसमीक्षा नहीं किया, आत्मावलोकन नहीं किया कि वो आपके इर्द गिर्द रहने वाले वे सारे लोग 2009 में भी आपके साथ थे, 14 में भी आपके साथ थे, 19 में भी आपके साथ थे। आपको कैसे लग गया कि जो लोग 2009, 14, 19 में फेल हो गए वो 24 में पास हो जाएंगे? यानी आपने अपने पिछले 3 हारों से आत्मावलोकन नहीं किया था, जिसका परिणाम है कि आपको चौथा चुनाव भी हारना पड़ गया। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा विश्वास करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं यह भी विश्वास करता हूं कि जो लोग स्वर्ण समाज को गाली दे रहे हैं वह निश्चित रूप से आत्मावलोकन करेंगे और अपनी गलती का एहसास करेंगे। स्वर्ण समाज ने किसी को धोखा नहीं दिया है, स्वर्ण समाज जहां पहले से था वहीं रह गया, वह किसी चाटुकार और वोट के ठेकेदार के बहकावे में नहीं आया। मैं उन मीडिया कर्मियों को भी सलाह देना चाहूंगा कि आप स्वर्ण समाज को गाली देना बंद कीजिए। आप जिस स्वर्ण समाज को गाली दे रहे हैं वह स्वर्ण समाज ने कब कहा था कि हम हिना साहब के साथ जा रहे हैं? वो तो मोदी कर रहा था। नहीं तो क्या कारण है? उतना कमजोर प्रत्याशी होने के बाद भी मिला जुला कर 1 लाख के करीब वोटों से एनडीए की प्रत्याशी जीत जाती है, क्योंकि यहां के स्वर्ण समाज ने मोदी पर भरोसा किया, नीतीश कुमार पर भरोसा किया, और आप इस चीज को समझ नहीं पाए, इस चीज को देख नहीं पाए, इसीलिए आप स्वर्ण समाज को गाली दे रहे हैं। कुल मिला जुला करके बात सिवान के चुनाव परिणाम को हम देखें तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि सिवान में केवल मोदी और नीतीश का चला है,
किसी का नहीं चला, और कमजोर प्रत्याशी होने के बाद भी एनडीए की प्रत्याशी चुनाव जीत गई, क्योंकि उनके साथ वोट के ठेकेदार नहीं जुड़े थे, उनके साथ चटुकार नहीं जुड़े थे। जमीन पर काम करने वाले देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की टोली उनके साथ काम कर रही थी, जो सारे चुनाव प्रचार, सारे आडंबरों से अलग हट करके उन लोगों ने अपने अपने मतों पर अपने प्रत्याशी को जिताने का प्रयास किया। अगर किसी विपरीत परिस्थिति में एनडीए के प्रत्याशी उन कार्यकर्ताओं के बूथों पर नहीं जीती तो वे दूसरे नंबर पर रहे और बहुत नजदीक रहे। यानी माइक्रो मैनेजमेंट जो था एनडीए प्रत्याशी का, एनडीए प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सिवान यूनिट का, वह सफल रहा और वोट के ठेकेदार और वोट के चाटुकारों का मैनेजमेंट फेल हो गया, जिसके कारण एनडीए की प्रत्याशी जीत गई। परमार की बात में आज बस इतना ही। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों के पास भी हमारे चैनल के लिंक को भेजें। आपके छोटे से सहयोग से हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप जहां भी रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय सिया राम, जय भारत।